नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रभात कौशिक डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हमने कल पिछली वीडियो में मेंसुरेशन में 2D के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक नया टॉपिक रेक्टेंगल को पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी क्वेश्चन और वो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, उसी मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी लंबाई, यहां मिस्टेक है दोस्तों, उसकी केवल लंबाई को बढ़ाकर उसके मूल क्षेत्रफल में 1/5 गुनी वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप, यहां पे है परिमाप, निर्मित आयत के परिमाप कितने सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई है और उसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए, जैसे कि यहां पे एक आयत है, इस आयत में इसकी लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहा है कि केवल उसकी लंबाई को बढ़ाकर उसके मूल क्षेत्रफल में, तो मूल क्षेत्रफल क्या होगा इसका? 200 वर्ग सेंटीमीटर। केवल लंबाई को बढ़ाकर उसके मूल क्षेत्रफल में 1/5 गुनी वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप क्या होगा। तो अगर 1/5 की वृद्धि करनी है, यानी कि 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 6/5। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मूल क्षेत्रफल अगर 5 यूनिट है तो अब जो नया क्षेत्रफल बनेगा वो 6 यूनिट बनेगा। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 होगी और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, केवल लंबाई को बढ़ाकर, यानी कि चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब एक बात बताओ आप, देखिए, अगर इस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर लंबाई 20 है तो चौड़ाई कितनी होगी? 10। तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी? 10, यानी कि ये जो चौड़ाई होगी इसकी 10, यानी कि हमने 200 को 20 से डिवाइड कर लिया तो इसकी चौड़ाई कितनी बनेगी? 10। ठीक है, अगर हम केवल लंबाई को बढ़ाते हैं और इसका क्षेत्रफल पहले से 1/5 गुनी की वृद्धि करते हैं, तो पहले क्षेत्रफल 200 था, अब क्षेत्रफल कितना हुआ? 240। अब क्षेत्रफल कितना हुआ? 240। लंबाई कितनी, उसकी चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई अभी भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में केवल और केवल लंबाई को बढ़ाया। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल 240 है और चौड़ाई इसकी 10 है तो लंबाई कितनी होगी? 240/10, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? अब हमें इसी का परिमाप निकालना है कि इस आयत का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का फॉर्मूला हमने कल भी पढ़ा था। परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, यानी कि जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है उन दोनों के योग का क्या होता है? डबल। तो इस आयत का परिमाप क्या होगा दोस्तों? परिमाप हो जाएगा इसका, परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 24 + 10 कितना हुआ? 24 + 10 यानी कि 34। 34 का क्या करना है? डबल, यानी कि 68 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर ये आयत दिया हुआ है, इसकी लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल आपका 200
सेंटीमीटर है, 200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 20 से हमने इसको क्षेत्रफल को डिवाइड कर दिया, 200 बटा 20 यानी कि 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी चौड़ाई। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर इस आयत की केवल लंबाई को बढ़ाकर इसके क्षेत्रफल में एक सही 1/5 गुनी वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 6/5, यानी कि क्षेत्रफल अगर पहले 5 था, यानी कि मूल क्षेत्रफल अगर 5 था, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा 200 के, 1 यूनिट किसके बराबर होगा 40 के, 1 यूनिट बराबर किसके 40 के, तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा 240 के, यानी कि इस दूसरे आयत का क्षेत्रफल 240 हो जाएगा और चौड़ाई कितनी है 10, क्योंकि हमने केवल इसमें चौड़ाई में नहीं लंबाई में वृद्धि की, यानी कि चौड़ाई क्या है इसकी कांस्टेंट। अगर चौड़ाई 10 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। इसी का परिमाप निकालना था, तो परिमाप क्या होगा 24 + 10 यानी कि 34, 34 का डबल क्या होगा 68 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात, ठीक है। देखिए दोस्तों, कल हमने रेक्टेंगल में 4 फॉर्मूले पढ़े। नंबर 1 आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। नंबर 2 आयत का परिमाप यानी कि 2 × L + B यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला था आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होगा L² + B² का अंडर रूट, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि अंडर रूट करना है, ठीक है। और जो चौथा फॉर्मूला था, वो चौथा फॉर्मूला था अर्ध परिमाप का स्क्वायर। किसका था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था वो भी, अर्ध परिमाप का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि बटे में क्या था 2, तो वो भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला था आयत के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें करना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिया गया है कि एक आयत का परिमाप उसकी लंबाई क्रम से 40 मीटर और 12 मीटर है। क्वेश्चन में जो 40 मीटर दिया हुआ है ये आयत का परिमाप है, और ये जो 12 मीटर दिया हुआ है ये आयत की लंबाई है। क्लियर होगी बात। तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये 40 है ये लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल है। तो अगर ये लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल है तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी, वो होगी 20, यानी कि 40 का हाफ। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी 20। तो लंबाई हमारे पास कितनी है 12। अगर 20 में से मैं 12 को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो चौड़ाई कितने बचेगी दोस्तों 8। इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई होगी वो 8 मीटर होगी। आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए फिर भी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं। आयत का जो परिमाप होता है फॉर्मूला होता है 2 × L + B बराबर 40, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से L + B की वैल्यू क्या होगी, L + B बराबर 20, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में जो आयत की लंबाई दी गई है वो 12 मीटर है, ठीक है भाई। आयत की लंबाई कितनी है 12 मीटर। तो मैं 12 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि वो 20 के बराबर हो जाए। आप कहोगे सर इसमें आप 8 जोड़ दो, क्या जोड़ दो 8 जोड़ दो। इसमें 8 जोड़ने से ये क्या हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 मीटर ही इसकी चौड़ाई है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, आसान है और आपको पढ़कर मजा आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है भाई। थोड़ी सी पीपीटी में मिस्टेक है तो मैं बोल के बता दूंगा कि क्या मिस्टेक है, क्वेश्चन को अपना सही कर लेना, ठीक है। देखिए, और एक बात और, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं या तुम मेरी वीडियो को देखो तो अपने पास एक पेन और कॉपी लेके बैठना, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन को कराने से पहले आप कोशिश किया करो करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं होगा फिर तो आप देख ही लोगे। देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1 18 × 12, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 18 × 12,
कि 1/18 गुणा 12 यानी कि 18 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर आकार की फोटो को परिवर्धित, यहाँ पे है परिवर्धित, ध यहाँ पे, ठीक है, आकार की फोटो को परिवर्धित किया जाता है जिससे उसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर हो जाती है। तो परिवर्तित नहीं है, ये परिवर्धित है। परिवर्धित फोटो की चौड़ाई कितनी होगी, परिवर्धित फोटो की चौड़ाई कितनी होगी। देखा बेटा, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 1/18 गुणा 12 सेंटीमीटर आकार की एक फोटो है, यानी कि 18 सेंटीमीटर तो लंबी होगी वो फोटो और 12 सेंटीमीटर क्या होगी, चौड़ी होगी। देखिए 18 सेंटीमीटर क्या है उसकी लंबाई होगी और 12 सेंटीमीटर क्या उसकी चौड़ाई होगी। अब ये कहा गया क्वेश्चन में कि उस फोटो को परिवर्धित किया गया है और परिवर्धित करने के बाद उसकी जो लंबाई होगी वो 27 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिवर्धित करने के बाद उसकी लंबाई बनी वो 27 सेंटीमीटर है। तो ये पूछा हुआ है कि उसकी चौड़ाई बताइए कितनी होगी, उसकी चौड़ाई बताइए कितनी होगी। देखिए जिस रेशियो में लंबाई बढ़ी होगी ठीक उसी रेशियो में चौड़ाई बढ़ेगी। भाई यहाँ पे लंबाई पहले कितनी थी 18 सेंटीमीटर, अब लंबाई कितनी होगी 27 सेंटीमीटर, यानी कि जिस रेशियो में 18 और 27 का रेशियो है वही रेशियो 12 और इसका रेशियो होगा नई चौड़ाई का रेशियो। ठीक है, यानी कि जिस रेशियो में आपकी लंबाई बढ़ती है उसी रेशियो में चौड़ाई बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है ना, परिवर्धित किया गया है दोनों चीजों को, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी। तो आप यहां से रेशियो निकाल लो, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, यानी कि 2-3 का रेशियो आ गया, यानी कि 2 से 3 बन गई। 2-3 के रेशियो में बढ़ी लंबाई तो ठीक उसी रेशियो में आपकी चौड़ाई भी बढ़ेगी। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है मेरे दोस्त तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 18। 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दोगे, 3 छंग 18, इसका मतलब 18 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो यानी कि जिस रेशियो में आपकी लंबाई बढ़ी ठीक उसी रेशियो में आपकी चौड़ाई बढ़ेगी। 9 दूनी 18 तो 9 तिये 27, 6 दूनी 12 तो 6 तिये 18। क्लियर हुई बात। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 18 सेंटीमीटर। बस इसमें ये एक छोटा सा कंसेप्ट था कि हमने उस फोटो को परिवर्धित किया, यानी कि जिस रेशियो में आपकी लंबाई बढ़ेगी ठीक उसी रेशियो में आपकी चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है। उस मैदान का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर, यह बेटा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.5 हेक्टेयर नहीं है, यह है 1/12 हेक्टेयर। इसकी जगह लिख लो आप 1/12 हेक्टेयर। ठीक है, 1/12 हेक्टेयर है। तो उस मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोबारा सुनिए कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 3:4 है। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। तो उस मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक छोटी सी यूनिट का पता होना चाहिए, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो 1 हेक्टेयर होता है वो कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होगा 10,000 वर्ग मीटर के, 10,000 वर्ग मीटर के। क्लियर होगी बात। तो मेंसुरेशन में जब भी हेक्टेयर की बात करता है तो इस बात का मतलब है क्षेत्रफल, कि 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और जब भी वर्ग मीटर लगेगा तो इसका मतलब वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसका मतलब वो क्षेत्रफल की बात करता है। तो हेक्टेयर बोले या वर्ग मीटर बोले या वर्ग सेंटीमीटर बोले, हमेशा क्षेत्रफल की बात करेगा। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल आप अच्छे से जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए भाई इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयत की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, आयत की चौड़ाई कितनी है b, आयत की लंबाई कितनी है l, इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:4, 3:4। क्लियर है, यानी कि चौड़ाई का लंबाई से अनुपात 3:4 दिया गया है। ठीक है,
उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। समझिए दोस्तों, अगर मैं चौड़ाई को 3x मानता हूं, लंबाई को 4x मानता हूं, क्लियर होगी बात? तो ये बताओ आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, यानी कि 4 × 12x² होगा, यानी कि 12x² होगा, 12x²। क्लियर हुई बात यहां पे? तो आयत का क्षेत्रफल कितना बनेगा? 12x²। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/12 हेक्टेयर, 1/12 हेक्टेयर। तो ये 12x² उसी आयत का क्षेत्रफल है जिस आयत का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर दिया हुआ है। और हम ये बात जानते हैं कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? 1 हेक्टेयर होता है 10,000 वर्ग मीटर के। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है बेटा? 10,000 वर्ग मीटर के। ठीक है, अगर इस हेक्टेयर में मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं? 10,000 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये वर्ग मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, कि 12x² बराबर 1/12 गुणा 10,000, ये पूरा वर्ग मीटर में चेंज कर दिया। 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 वर्ग मीटर। अब ये बताओ 12 बटे में जाएगा कि नहीं? 12 किसके बटे में जाएगा? 10,000 के बटे में जाएगा। तो x² किसके बराबर होगा? x² बराबर होगा 10,000 बटे 12 गुणा 12। मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं ताकि चीजें आसान लगे, समझ में आए। ठीक है ना? तो x² बराबर होगा 10,000 बटे 12 गुणा 12। क्लियर हुई बात यहां पे? तो अगर मैं इस दोनों तरफ का वर्गमूल कर दूं, दोनों तरफ का क्या कर दूं? स्क्वायर रूट कर दूं, तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी कि नहीं? x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? भाई 10,000 का वर्गमूल क्या होगा? 100। कितना? 100। और 12 गुणा 12 यानी कि 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12 ही होगा। या फिर कहो कि 12 गुणा 12 पूरा एक जोड़ा बना हुआ है, तो पूरा का पूरा कितना उतार लिया? 12। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। 4 से काट दो इसको, 4 × 12, 4 से काट दो 25 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 25/3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25/3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो x की वैल्यू अगर 25/3 है और वो आपसे ये पूछना चाहता है कि उस आयत की चौड़ाई कितनी होगी, तो आयत की चौड़ाई तो 3x थी। तो आयत की चौड़ाई अगर 3x है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो किसकी? 25/3 की। किसकी? 25/3 की। तो 3 से 3 कटेगा, बचेगा क्या? 3 से 3 कटेगा, बचेगा क्या आपका? बचेगा 25 मीटर। 25 मीटर आंसर। तो इसका आंसर हुआ 25 मीटर, यानी कि आयत की चौड़ाई होगी 25 मीटर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसको हम देखो, हमें एग्जाम में इतना नहीं करना होता, ये तो केवल समझाने के लिए था कि एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि हमें उन बच्चों को भी देखना पड़ता है जो बिल्कुल जीरो है, जिसका जो 12th में मैथ था ही नहीं, यानी कि बायोलॉजी वगैरह थी जिसके पास, लेकिन वो भी कंपटीशन के फील्ड में आ चुका। ठीक है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को समझाना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो स्मार्ट बच्चा है वो तो कर ही लेगा, लेकिन जो बिल्कुल जीरो है तो वो कैसे समझेगा अगर मैं एक एक स्टेप ना समझाऊं तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पीपीटी में बहुत सारी गलतियां हैं, तो जब भी आप अपने क्वेश्चन को बनाओ तो इन क्वेश्चनों को ठीक कर लिया करो। ठीक है ना? अपनी कॉपी पे नोट करते हो तो ठीक नोट किया करो। देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया हुआ है कि एक कमरे के फर्श के लंबाई, एक कमरे की फर्श की लंबाई, के की जगह की है तो चलो ठीक है, तो समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। ये यहां पे गलत लिखा हुआ है, यहां पे 20 मीटर था, यहां पे कितना है? 20 मीटर। कि एक कमरे की फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ठीक है, चौड़ाई से कितना? 20 मीटर अधिक है। उसे फर्श का क्षेत्रफल, उस फर्श का क्षेत्रफल तब भी, ये लिखा हुआ है गलत, उस है यहाँ पे। ठीक है, उस फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है? फर्श का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है? तो
इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई है जबकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, ये बात इसने बोल दिया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है बेटा कि एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। समझिए, समझने की कोशिश करना, मैं डायग्राम से समझाऊंगा चीजों को ताकि तुम्हें आसानी से समझ में भी आए। भाई एक आयत है, जैसे जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा वैसा काम करना है। सबसे पहली बात तो यही जरूरी है, क्योंकि किसी भी फर्जी तरीकों के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ट्रिक सब फेल हो जाती है, काम आता है कंसेप्ट। जिस बच्चे ने अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ रखा होगा तो वो क्वेश्चन में स्कोर करेगा, और जिसने ट्रिक के चक्कर में गया होगा कि क्वेश्चन उस ट्रिक पर आधारित नहीं आया तो ट्रिक हो जाती है फेल, वो क्वेश्चन वो गलत करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो ये कोई कमरे का फर्श है, ये कोई कमरे का फर्श है, और कमरे के फर्श की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई से 20 मीटर। अब ये बताओ, मुझे इस कमरे की चौड़ाई का पता है क्या? नहीं पता। अगर मुझे इस कमरे की चौड़ाई का नहीं पता तो कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, तो कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इस कमरे की जो चौड़ाई है वो कितनी है बेटा? 20 मीटर। मैंने मान लिया कि इस कमरे की चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। जबकि इसमें कहा गया कि उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक उसकी लंबाई है, तो लंबाई कितनी होगी? b + 20, b + 20, तो ये होती है उसकी लंबाई 20 + 20। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन में ये कहा गया उस फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है। अब कंडीशन शुरू होगी यहां से कि उस फर्श का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, यानी कि यहां पे इस फर्श का क्षेत्रफल अब जो है बाद में भी वही रहेगा जब कंडीशन इसमें चेंज होगी। तो अब जो इसका नया चित्र बनेगा, नया डायग्राम बनेगा, वो ये बनेगा, देखना। देखिए, अब क्वेश्चन में एक कंडीशन बताई, ये दूसरा फर्श बनाया मैंने कि जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है। पहले लंबाई कितनी थी? b + 20। पहले लंबाई कितनी थी? b + 20। लेकिन अब लंबाई कितनी होगी? 10 मीटर कम, यानी कि b + 10 बचेगी कि नहीं? भाई लंबाई पहले कितनी थी? b + 20 थी, अब 10 मीटर लंबाई कम कर दी गई, तो यानी कि 10 माइनस करोगे तो b + 10 बचेगा कि नहीं? क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, और चौड़ाई कितनी? चौड़ाई में क्या दिया हुआ है? और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। तो पहले चौड़ाई कितनी थी? b, लेकिन अब 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई कितनी हो चुकी है? b + 5, b + 5। तो अब फर्श की जो चौड़ाई होगी वो b + 5 होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया गया है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, जितना क्षेत्रफल अब है उतना ही क्षेत्रफल अब है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल अगर मैं a मानता हूं तो इसका भी क्षेत्रफल a होगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों चीजों का क्षेत्रफल क्या है? समान है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब ये भी आयताकार फर्श है और ये भी आयताकार फर्श है, और आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और इसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो दोनों को क्या कर देंगे? हम बराबर कर देंगे। ठीक है, समझिए, दोनों को आपस में कर दीजिए बराबर, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। इस b की इस b + 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो b² + 20b, ये क्षेत्रफल बनेगा इसका। क्लियर होगी बात? क्या बनेगा? b² + 20b। इस फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? b² + 20b। और इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? b + 5 की मल्टीप्लाई b + 10 में कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? b² + 5b। भाई b की मल्टीप्लाई b + 5 में करोगे तो b² + 5b। ठीक है, 10b यानी कि 15b होगा। टोटल कितना होगा? 15b प्लस 10 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे कितना होगा बेटा? 50। 10 की मल्टीप्लाई किसमें करी? 5 में, तो कितना हुआ? 50। तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ पोर्शन। ठीक है, वो कैंसिल आउट क्या होगा समझिए। तो b² यहां पे भी है, b² यहां पे भी है, यहां से ये चीज कैंसिल हो चुकी। ठीक है, 20b में से इधर आके 15b घटेगा तो कितना बचेगा? 5b बराबर 50। तो b की वैल्यू कितनी आई? b की वैल्यू आई 10। b की वैल्यू कितनी आई? b की वैल्यू आई 10।
10 मीटर। क्लियर होगी बात। लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि उस फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, उस फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर b 10 है, अगर b 10 है तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, तो यहाँ पे लंबाई कितनी होगी 10 + 20 यानी कि 30। लंबाई कितनी होगी 30 और यहाँ पे चौड़ाई कितनी है 10। क्षेत्रफल दोनों का अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जो क्षेत्रफल इसका है वही सेम क्षेत्रफल इसका है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 30 × 10। तो 30 × 10 इसका मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल कितना होगा 300। 300 ठीक है। तो एरिया कितना निकला बेटा, एरिया निकला 300 वर्ग मीटर। 300 वर्ग मीटर, ये इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं आसानी से क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर तो हम डायग्राम से करते हैं, ठीक है ना, ताकि चीजें अच्छे से हो, स्पष्ट हो जाए हर एक चीज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज एक नया कंसेप्ट और पढ़ते हैं। आयत के हमने 10 क्वेश्चन पढ़े और ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लो और इसके जैसे ही क्वेश्चन आपको खुद बनाने पड़ेंगे। अब हर काम हम ही थोड़े ही करेंगे भाई, बच्चों को भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर लेखपाल का एग्जाम देना है तो जिस टाइप के मैंने आपको आयत में क्वेश्चन कराए, ऐसे ही क्वेश्चन आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं आज, उसका नाम होगा वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। समझिए, देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है एक नया टॉपिक होगा। रेक्टेंगल तो हमने कल पढ़ लिया, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा स्क्वायर यानी कि वर्ग। स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग समझिए, वर्ग क्या होता है। सबसे पहली बात, वर्ग एक ऐसी आकृति है, वर्ग एक ऐसी आकृति है, स्क्वायर एक ऐसी आकृति है जिसमें सभी साइड आपस में बराबर होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसमें सभी आंतरिक कोण समान होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसमें विकर्ण यानी कि डायगोनल समान होते हैं, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या होगा कि वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसमें वर्ग के जो विकर्ण होंगे वे आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर और बराबर बराबर काटते हैं, समान समान काटते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोलूं, वर्ग के बारे में समझिए कि वर्ग क्या है। देखिए, ए बी सी और डी एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी साइड में मान लेता हूं ए, क्योंकि वर्ग की साइड क्या होती है, समान होती है। वर्ग की साइड क्या होती है बेटा, समान होती है, प्रत्येक साइड बराबर होती है, ठीक है। वर्ग की साइड क्या होगी, समान होगी, यानी कि प्रत्येक साइड क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है बेटा। तो इसमें पहला पॉइंट यही है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा यानी कि साइड समान होती है, समान होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है डी ए के, ठीक है। कि ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है डी ए के, ठीक है। वर्ग की प्रत्येक साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा ये कि वर्ग के आंतरिक कोण समान होते हैं और प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। वर्ग के आंतरिक कोण समान होते हैं और प्रत्येक 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो वर्ग के चारों आंतरिक कोण, वर्ग के चारों आंतरिक
कोण समान होते हैं, समान होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है बेटा, 90 डिग्री के होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ये प्रत्येक कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, कि प्रत्येक कितने डिग्री का होगा? प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होगा। क्योंकि अगर हम केवल यही बात कहें कि वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन यह बात तो समचतुर्भुज में भी लागू होती है, रोम्बस में भी लागू होती है, वहां पे भी तो चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन वहां पे प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहां पे वर्ग में क्या होगा? प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, वर्ग के बारे में जो थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, इतनी थ्योरी सबको पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, रेखा गणित में यानी कि ज्योमेट्री में हर एक पॉइंट काम आने वाला है। ठीक है, समझिए पॉइंट नंबर 3 क्या हुआ कि वर्ग की विपरीत भुजाएं, वर्ग की विपरीत भुजाएं समांतर होती है, वर्ग की विपरीत भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, वर्ग की विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजाएं समांतर होती है, समांतर होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि वर्ग की विपरीत भुजाएं अगर समांतर है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ए बी है वो इस डीसी के समांतर है, विपरीत भुजा है। ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के। विपरीत भुजाएं समान तो है लेकिन साथ में समांतर भी है, पैरेलल भी है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो बीसी है ये बीसी किसके पैरेलल होगा? ये बीसी पैरेलल होगा एडी के। विपरीत भुजाएं समान तो है लेकिन साथ में पैरेलल भी है, समांतर भी है। ठीक है, तो बीसी पैरेलल है किसके बेटा? पैरेलल है एडी के। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट पढ़े कि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ा कि वर्ग के चारों आंतरिक कोण समान होते हैं अर्थात 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हुआ कि वर्ग की विपरीत भुजाएं समांतर होती है, यानी कि ए बी पैरेलल है डीसी के, समांतर है डीसी के। ठीक इसी तरीके से बीसी समांतर है किसके? एडी के। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो विकर्ण के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? विकर्ण के बारे में होगा। ठीक है, समझिए विकर्ण के बारे में। देखिए विकर्ण इसके 2 है भाई, वर्ग में किसी भी वर्ग में विकर्ण 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो एक तो एसी, एक तो एसी विकर्ण होगा। जो विकर्ण होगा ये पूरे वर्ग को 2 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांट देगा, यानी कि ट्रायंगल ऑफ एबीसी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और एडीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान होगा, यानी कि वर्ग का विकर्ण पूरे वर्ग को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देगा। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से रेक्टेंगल यानी कि आयत में बांटता है। ठीक है, समझिए। तो एक विकर्ण तो होगा इसमें एसी और एक विकर्ण होगा बीडी। एक विकर्ण क्या होगा? बीडी। क्लियर होगी बात? तो चौथा जो पॉइंट है हमारा वो यही है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं या समान होते हैं? समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के समान होते हैं, अर्थात AC बराबर किसके है? BD के। AC बराबर BD। क्लियर होगी बात यहां पे कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है भाई, आयत में भी तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के समान थे और इसी तरीके से यहाँ पे वर्ग में भी एक दूसरे के विकर्ण क्या होंगे? ये दोनों विकर्ण क्या होंगे? एक दूसरे के समान होंगे।
आयत में भी वर्ग के विकर्ण उसके आयत के भी विकर्ण समान थे और वर्ग के भी विकर्ण समान थे, लेकिन फर्क केवल इस बात का है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते, जबकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं और बराबर बराबर प्रतिच्छेद करते हैं। वहां पे क्या था आयत में कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते लेकिन बराबर बराबर काटते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री पर काटने के साथ साथ बराबर भी है और 90 डिग्री पर भी काटते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ, यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन, ये 5वां पॉइंट। ठीक है, ये जो 5वां पॉइंट है मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए वर्ग के विकर्ण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बराबर बराबर काटते हैं यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर हुई बात यहां पे? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे पॉइंट O है, ठीक है, कि AO की वही लंबाई होगी जो CO की होगी और OB की वही लंबाई होगी जो OD की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD, यानी कि ये लाइन जो होगी AO, OB, OC और OD समान है, बराबर बराबर प्रतिच्छेद करते हैं, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है बेटा, यानी कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, OA, OB, OC, OD, ये क्या होगा? बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरी तो समझ में आई गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं फॉर्मूले की बात करता हूं, वर्ग के फॉर्मूले की बात करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ये सारी थ्योरी इसकी वर्ग की है, स्क्वायर की है। ठीक है, तो चलिए अब एक वर्ग के फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। समझिए भाई, स्क्वायर यानी कि वर्ग की आकृति आपको पता ही है, अभी तो बताई कि वर्ग कैसा होता है। ठीक है, कि अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो वर्ग की सभी साइड बराबर होती है। बात करनी है मुझे इसके क्षेत्रफल की। किसकी बात करनी है? क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया की, क्षेत्रफल की। ठीक है, समझिए भाई हमें ये बात पता है कि वर्ग की प्रत्येक साइड बराबर बराबर होती है। इसका मतलब अगर ये A है तो ये भी क्या होगी? तो ये भी क्या होगी? A होगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? A होगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? A होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी? एरिया की, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां पे भी सेम वही वर्क करता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये अगर लंबाई है तो ये चौड़ाई होगी, क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर है ये भी। ठीक है, तो A इंटू A क्या बनेगा? A स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो A इंटू A स्क्वायर बनेगा, और इसी को मैं कह सकता हूं साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा की पावर 2। क्लियर होगी बात? भुजा की पावर 2 यानी कि साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। क्लियर होगी बात? यानी कि मैं कह सकता हूं उसको A स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझिए ये हो गया इसका वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा की पावर 2 यानी कि साइड स्क्वायर। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हुआ इसका। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? दूसरा फॉर्मूला है आपका पेरीमीटर। क्या होगा? पेरीमीटर यानी कि परिमाप, पेरीमीटर यानी कि परिमाप।
तो परिमाप के लिए मैंने रेक्टेंगल में भी बताया था, आयत में भी बताया था कि परिमाप वरिमाप कुछ नहीं होता। अगर चार भुजाओं से घिरी आकृति है तो चारों तरफ को घूम जाना, किसी एक पॉइंट से चलकर चारों तरफ को घूम जाना ही परिमाप कहलाता है। अगर मैं ए पॉइंट से चलता हूं तो ए से बी तक ए गया, और बी से सी तक फिर ए चला, और सी से डी तक में फिर ए चला, और डी से फिर ए तक में चला, ए चला। यानी कि मैं ए कितनी बार चल चुका, मैं ए 4 बार चल चुका। इसका मतलब वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 4a होगा, क्योंकि 4 बार चला मैं, तो क्या होगा 4a, और 4a का मतलब क्या होगा 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। क्लियर होगी बात? तो 4 गुना भुजा का मतलब क्या होगा 4a। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है, 4 गुना भुजा यानी कि 4a। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला मैं बात करूं, तीसरे फॉर्मूला की बात करता हूं मैं, वर्ग के विकर्ण यानी कि डायगोनल। तीसरा फॉर्मूला किसका होगा, वर्ग के विकर्ण यानी कि डायगोनल, DIAGONAL, वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल। और डायगोनल को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, डायगोनल को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेटा, ये बताओ अगर मैं ए को सी से मिला दूं तो क्या ये डायगोनल डी होगा कि नहीं? और अभी तो पढ़ा था हमने कि वर्ग के आंतरिक कोण कितना होता है, वर्ग का आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण समान होता है। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ये बताओ आप, ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो ये बताइए इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि ये अगर आधार है, ये अगर आधार है तो ये क्या होगा, लंब होगा, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा बेटा, ये कर्ण होगा। तो यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर के। क्लियर होगी बात? तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा, 2a स्क्वायर, और बराबर किसके होगा, कर्ण के स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर के। तो डी क्या बनेगा, डी बनेगा a√2, यानी कि जब मैं वर्गमूल करूंगा दोनों तरफ का, स्क्वायर रूट करूंगा दोनों तरफ का, तो ए स्क्वायर बाहर निकलेगा यानी कि a, और 2 अंडर रूट के अंदर बचे। क्लियर होगी बात? तो डायगोनल क्या बनेगा, डायगोनल का फॉर्मूला बनेगा √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। क्लियर होगी बात? यानी कि 4a, वो सॉरी √2 इंटू a, √2 इंटू a, ये फॉर्मूला बनेगा वर्ग के विकर्ण का। क्लियर होगी बात यहां पे? ठीक है। अब एक बात बताओ आप मुझे, अगर d बराबर √2 इंटू a है, √2 इंटू a है, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ का, d का मतलब डायगोनल है, विकर्ण है, और √2 इंटू a का मतलब क्या है, साइड है यानी कि वर्ग की भुजा है, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ का वर्ग कर दूं, क्या कर दूं बेटा, दोनों तरफ का मैं वर्ग कर दूं, तो डी स्क्वायर बनेगा कि नहीं, डी स्क्वायर। √2 का वर्ग करूंगा तो क्या बनेगा, 2, यानी कि दोनों तरफ का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो √2 का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो क्या बनेगा 2, और a स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो ये बताओ मुझे, जो ये a स्क्वायर है ये है क्या, ये जो a स्क्वायर है ये है क्या? अभी अभी तो पढ़ा हमने कि ये बेटा a स्क्वायर होता क्या है, ये a स्क्वायर तो एरिया होता है। किसका एरिया होता है, वर्ग का एरिया होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है। क्लियर होगी बात? तो मैं ये कह सकता हूं कि डी स्क्वायर के अपॉन में अगर 2 चला गया तो a स्क्वायर बचेगा कितना, ये बचेगा कि नहीं, डी स्क्वायर बाई 2, डी स्क्वायर बाई 2। और डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, विकर्ण। डी का मतलब क्या होता है, विकर्ण, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर का हाफ अगर कर दोगे तो क्या निकलेगा, तब भी वर्ग का क्षेत्रफल ही निकलेगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक और आ चुका, क्या होगा, 1/2 इंटू डी स्क्वायर। ये भी किसका क्षेत्रफल है, ये भी वर्ग का क्षेत्रफल है, ये भी किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आज हमने 4 क्षेत्रफल पढ़े, वो सॉरी वर्ग के 4 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है ना।
एक तो फॉर्मूला पढ़ा वर्ग का क्षेत्रफल जो कि साइड स्क्वायर यानी कि भुजा की पावर 2 होता है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने परिमाप, तो परिमाप के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि परिमाप का मतलब यह है कि अगर कोई भी आकृति 4 भुजाओं से घिरी हुई है तो चारों भुजाओं का योग कर दो, चारों भुजाओं का सम कर दो, क्या बनेगा, परिमाप बनेगा। ठीक है, तो यानी कि स्क्वायर का जो परिमाप होगा, पैरामीटर होगा, वो क्या होगा, 4a होगा, यानी कि 4 इंटू साइड होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डायगोनल, यानी कि स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, √2 इंटू साइड यानी कि √2 इंटू ए। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला और पढ़ा हमने, वो क्या है, वो विकर्ण के टर्म में है, यानी कि अगर स्क्वायर का एरिया निकालना हो और हमें क्वेश्चन में विकर्ण दिया हो तो हम ए स्क्वायर फॉर्मूला यूज नहीं करते, तो फिर हम इसका यूज करते हैं फॉर्मूले का 1/2 डी स्क्वायर, यानी कि विकर्ण के स्क्वायर का हाफ करोगे तो क्या निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ये क्वेश्चन तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन उसके जैसे क्वेश्चन आपको किसी भी बुक से करने हैं। ठीक है, मैं हमारे साथ साथ आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप 25 के 25 क्वेश्चन स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है कंसेप्ट सिखाना। ठीक है, प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले और वे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। कल हम स्क्वायर के क्वेश्चन करेंगे सोल्व। ठीक है, स्क्वायर के जितने भी आसान, अच्छे, मॉडरेट जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो कल की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं। ठीक है, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है।